नमस्कार। मैं शायना अरोड़ा कोछर लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी सुहासिनी। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुहासिनी जब दूध का गिलास लेकर अम्मा के कमरे में गई तो अम्मा ने फिर से अपने घुटनों के दर्द की शिकायत की। अरे सुहासिनी, घुटनों में बहुत दर्द है, जा जाकर थोड़ा तेल ले आ। अम्मा, ये हल्दी वाला दूध पी ले, इससे तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा। अरे, जो जादू तेरे हाथों में है वो इस हल्दी वाले दूध में कहाँ। थोड़ा दबा दे, वरना सारी रात करवट बदलती रहूंगी। ठीक है, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। पूर्वा कब से कमरे में माँ का इंतजार कर रही थी, पर सुहासिनी को सास के घुटनों की मालिश करते लगभग आधा घंटा लग गया। सुहासिनी सास का दर्द कम करते हुए उस वक्त के बारे में सोच रही थी जब वे खुद 10 साल पहले दर्द से चिल्ला रही थी और अम्मा को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कहीं दाई कमरे से बाहर आकर ये ना कह दे कि बेटी हुई है। ऐसा नहीं कि अम्मा पूर्वा से प्यार नहीं करती थी, पर हाँ, फर्क जरूर करती थी। छोटे बेटे के घर लड़का होने पर अम्मा ने अपने हाथों से उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े सिले, उसे गोद में खिलाया, रात रात भर जाकर छोटी बहू की सेवा भी खूब करी और बच्चे के नामकरण पर अपने गले से सोने का हार उतारकर बहू के गले में डाल दिया। पर आज हालात कुछ अलग थे। छोटा बेटा और बहू अब अम्मा के साथ नहीं रहते थे। भले ही उनका घर कुछ दूरी पर था, पर एक दूसरे से मिले हफ्तों गुजर जाते। अम्मा, कुछ फर्क पड़ा? सुहासिनी ने धीमी आवाज में अम्मा से पूछा तो अम्मा छत की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। सुहासिनी ने लंबी सांस ली और फिर अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद करती हुई बाहर चली गई। अरे पूर्वा, तू अभी तक सोई नहीं? नहीं माँ, तू तो जानती है, तुझसे कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। जैसे ही सुहासिनी ने अपनी कहानी शुरू की, पूरा घर अम्मा के खराटों की आवाज से गूंज उठा और दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। सुहासिनी के माता पिता ने उसका ये नाम रखते वक्त कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह शादी के बाद हंसना ही भूल जाएगी। किशोर का रोज घर पर शराब पीकर आना और फिर सुहासिनी को गालियां निकालते हुए मारना, उस पर अम्मा का ये कहना कि सुहासिनी ने किशोर को शराब की लत लगा दी, इन सब बातों का पूर्वा पर बहुत गहरा असर हुआ। वह दरवाजे के पीछे सहमी खड़ी रहती। किशोर के घर आते ही उसके हाथ पांव कांपने लगते। जब उसकी सहेलियां उसके पिता को गिरता संभलता देख हंसती तो वह बहुत अपमानित महसूस करती। पर आज किशोर को गुजरे 2 साल हो गए थे। सुहासिनी चाहती तो अम्मा को अकेला छोड़ पूर्वा के संग अपने पिता के घर चली जाती, पर किशोर ने मरने से कुछ लम्हे पहले सुहासिनी से जो बातें कहीं वो शायद किसी भी मासूम औरत को किसी बेसहारा माँ का सहारा बनने के लिए मजबूर कर देती। पूर्वा ने पहली बार अपने पिता को अस्पताल में उसकी माँ का हाथ पकड़े देखा था। ये रात पूर्वा के लिए बिल्कुल अलग थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख ना था कि उसका पिता अस्पताल के बिस्तर पर बेबस पड़ा था। किशोर ने जब पूर्वा को अपने पास बुलाकर उसके सर पर प्यार से हाथ रखा तो वह कुछ समझ ना पाई, क्योंकि वह बाप के प्यार से बिल्कुल अनजान थी। सुहासिनी, मेरे जाने का वक्त आ गया है। इस वक्त मेरी हैवानियत, मेरा गरूर, मेरा घमंड सब मिलकर मुझ पर हंस रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं कि तुम मुझे माफ कर सको, पर मैं तुमसे और पूर्वा से माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे वादा करो कि तुम अम्मा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगी। किशोर का शव अब घर के आंगन में पड़ा था। आस पड़ोस के लोग पूर्वा पर दया कर रहे थे और प्यार भरी नजरों से उसे देख रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची के सर से बाप का साया उठ गया। पर पूर्वा को इस बात का सुकून था कि आज पहली बार उसकी माँ बिना मार और गालियां खाए चैन की नींद सो पाएगी। पिछले 2 साल से सुहासिनी अम्मा की देखभाल कर रही थी और घर का खर्चा चलाने के लिए अपने गांव के एक छोटे से दफ्तर में टाइपिंग का काम करती थी। पूर्वा, इधर आ,
अम्मा ने पूर्वा को आंगन में खेलते देखा तो जोर से आवाज लगाने लगी। हाँ दादी, बोलो क्या हुआ? घुटनों में दर्द है क्या? माँ अभी दफ्तर से आती होगी, आते ही तेल लगा देगी। नहीं पगली, सुन तो, ये ले चूरन की गोली, और सुन, ये पैकेट सोनू को दे देना। मुझसे तो मिलने नहीं आता, तुझे मिले तो दे देना। वाह दादी, अभी भी सोनू को पूरा पैकेट और मुझे बस एक गोली? अरे नहीं पूर्वा, तू तो मेरे साथ रहती है, रोज एक गोली ले लिया कर। कोई बात नहीं दादी, जिस तरह तुम मुझसे और मुझ में और सोनू में फर्क करती हो, उसी तरह सोनू तुझ में और चच्ची में फर्क करता है, तभी तो तुमसे मिलने नहीं आता। बहुत बोलने लगी है तू, आने दे तेरी माँ को। सुहासिनी जब दफ्तर से घर के लिए निकली तो फिर से दीपक ने उसे आवाज लगाई। सुहासिनी, कैसी हो? दीपक, देखो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर आज फिर तुम उसी विषय पर बात करना चाहते हो तो आई एम सॉरी, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुहासिनी, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम्हें किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैंने भी अपना जीवन साथी खोया है और मैं उससे आज भी उतना ही प्यार करता हूं, पर मुझे ये कबूल करने में कोई एतराज़ नहीं कि मैं गुज़रे वक्त को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं पूर्वा को पिता का वह प्यार देना चाहता हूँ जिसके लिए शायद वो आज तक तरसती है। तुम क्यों उसे इस प्यार से वंचित रखना चाहती हो? और जहां तक समाज और परिवार का सवाल है, मैं सबको जवाब दूंगा। नहीं दीपक, बात जमाने को जवाब देने की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मैं पूर्वा की नज़रों में फिर से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। किशोर के होते मैं एक बेबस, बेसहारा और अपाहिज औरत थी जो कभी भी अपने हक के लिए बोल ना पाई, जो कभी भी उसकी गालियों और मारपीट का जवाब देने के लिए दुर्गा का रूप धारण नहीं कर पाई। मैं एक टूटे फूल की तरह पड़ी रही और किशोर हर रोज मेरी एक एक पंखुड़ी तोड़ता रहा और फिर अपनी शराब की गंदी बू से मेरी सारी खुशबू ही खत्म कर डाली। मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। हमने अपने जीवन में आत्मविश्वास, काबिलियत और हिम्मत का बीज अभी अभी बोया है और अब हम किसी भी डाली पर कांटे नहीं देखना चाहते। मैं नहीं चाहती कि पूर्वा ऐसे भ्रम में रहे कि मर्द के बिना औरत पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह है जो आंधी आने पर सड़क पर गिर जाती है और फिर सड़क पर चलते लोग उसे अपने पैरों के तलों के नीचे कुचलते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि पूर्वा इस बात को समझे कि भले ही हमारी जिंदगी में किसी मर्द का सहारा नहीं, पर फिर भी हम मिलकर हर मुश्किल और हालात का सामना कर सकती हैं। दीपक, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हारी दोस्ती की ज्योति ही मेरे लिए काफ़ी है। सुहासिनी के घर पहुंचते ही आसमान में घने बादल छा गए और कुछ ही समय बारिश की बूंदें बरसने लगी। सुहासिनी ने भागकर अपने पुराने संदूक में से वह घुंघरू निकाले जो उसने 12 साल से अपनी शादी की साड़ी के नीचे छुपा कर रखे थे कि कहीं किशोर उन्हें फेंक न दे। वह घुंघरू जो उसकी अध्यापिका ने उसे सबसे अच्छा नृत्य करने पर तोहफे के रूप में दिए थे। सुहासिनी वह घुंघरू पहनकर इस तरह से नाचने लगी मानो एक मोर कब से बारिश का इंतजार कर रहा हो। आज सुहासिनी के पंख पूरी तरह से खिल गए थे। बारिश की बूंदों की मीठी आवाज और घुंघरुओं की झनकार की जुगलबंदी ने इस समाज की हर सुहासिनी को ये संदेश पहुंचा दिया कि कभी भी किसी और को अपने पंख काटने की इजाजत मत देना। धन्यवाद।